क्लास 11th और 10th आप बच्चों का 10th और 11th का ये जो कलेक्टिवली हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम नाम का चैप्टर जो है वो लिया है। ये बेसिकली क्लास 11th का है, बट इसे 10th वाले जो हैं वो भी देख सकते हैं और अपना सिलेबस जो है वो रिपीट कर सकते हैं। आज जिस एंडोक्राइन ग्लैंड की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज अवर पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है अपनी बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होने के साथ साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो भी है। दैट इज वाई हम पैनक्रियाज को एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो कहते हैं। मिक्सोक्राइन ग्लैंड मीन्स ऐसा ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों ही ग्लैंड्स का रोल जो है वो प्ले कर रहा है। ऐसे ग्लैंड को मिक्सोक्राइन ग्लैंड के साथ साथ हेटेरोक्राइन ग्लैंड जो है उस नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे मिक्सोक्राइन ग्लैंड कहें या हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहें, बात एक ही है। और वो इसलिए क्योंकि पैनक्रियाज में एंडोक्राइन पार्ट भी है, एक्सोक्राइन पार्ट भी है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है। पैनक्रियाज हम लोगों की बॉडी में स्टमक के ठीक नीचे होता है। देखो ये मान लीजिए हमारी ईसोफेगस आ रही है, फूड पाइप आ रही है, और ये ईसोफेगस यानी फूड पाइप हम लोगों की जब स्टमक में एंटर हो गई तो स्टमक के बिल्कुल नीचे जो इंटेस्टाइन शुरू होता है, इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम, उसमें जो ये लूप बनता है स्टमक, दिस इज स्टमक, और स्टमक के ठीक नीचे यहां इस जगह में ये जो इंटेस्टाइन का लूप है इसमें हमारा ये पैनक्रियाज नाम का ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है। इट इज जस्ट लाइक अ लीफ, देखने में किसी पत्ते के जैसा ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, ये पैनक्रियाज जो है आप लोगों को यहां देखने को मिलेगा। दिस इज अवर पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज में जैसे आपको अभी बताया एंडोक्राइन रोल और एक्सोक्राइन रोल दोनों प्ले होते हैं इस पैनक्रियाज से, इसीलिए हम इसको हेटेरोक्राइन या मिक्सोक्राइन कहते हैं। तो अगर पैनक्रियाज को ध्यान से देखा जाए, इसकी डिटेल स्टडी की जाए, पैनक्रियाज में कुछ तो इस तरह के पॉलीगनल स्ट्रक्चर्स हैं। पैनक्रियाज में इस तरह के कुछ पॉलीगनल स्ट्रक्चर्स हैं, और ये जो पॉलीगनल स्ट्रक्चर्स हमें पैनक्रियाज में देखने को मिलते हैं, इन पॉलीगनल स्ट्रक्चर्स को आइलेट्स ऑफ लैंगरहन कहते हैं। These polygonal structures जो हैं, these are known as islets, I-S-L-E-T-S, islets of Langerhans के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये बेसिकली आइलेट ऑफ लैंगरहन जो होते हैं ये बेसिकली पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट है। आप सब जानते हैं, स्टार्टिंग में ही आपको समझाया जा चुका है कि ऐसा ग्लैंड जो हार्मोन बनाता हो और हार्मोन बनाकर ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज कर देता हो, ऐसे ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसके पास अपनी कोई डक्ट नहीं होती, ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होता है जिसके पास अपनी डक्ट होती है, वो अपनी सिक्रीशन ब्लड में नहीं बल्कि डक्ट में रिलीज करते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उनकी सिक्रीशंस को हार्मोन नहीं बल्कि एंजाइम कहते हैं। लेकिन पैनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहन है जो हार्मोन बनाते हैं और ब्लड में डालते हैं। इस तरह से देखा जाए तो आइलेट ऑफ लैंगरहन, पैनक्रियाज के आइलेट ऑफ लैंगरहन जो हैं दे आर बिहेविंग लाइक एंडोक्राइन पार्ट। वो एंडोक्राइन पार्ट जो है उसकी तरह बिहेव करते हैं। हालांकि इसी पैनक्रियाज में कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिन्हें पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स कहते हैं,
और वो पैनक्रियाटिक लिब्यूल्स जो हैं वो हार्मोन नहीं बनाते, वो एंजाइम बनाते हैं और एंजाइम बनाकर डक्ट के थ्रू, नाली के थ्रू इंटेस्टाइन में रिलीज करते हैं। तो वो जो पैनक्रियाटिक लिब्यूल होते हैं वो पैनक्रियाटिक लिब्यूल पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट है। आइलेट ऑफ लैंगरहन, फिर रिपीट कर रहे हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहन पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट है और लिब्यूल्स जो हैं वो पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट है। अब इसका मतलब पैनक्रियाज में क्योंकि दोनों ही पार्ट हैं इसीलिए ये मिक्सोक्राइन या हेटेरोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में आता है। अब क्योंकि इस वक्त हम लोगों का जो चैप्टर है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर है, यही वजह है कि इस वक्त हम बात पैनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट की करेंगे, यानी पैनक्रियाज के इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहन की बात करेंगे। अब अगर एक आइलेट ऑफ लैंगरहन जो है पैनक्रियाज में से, अगर एक आइलेट ऑफ लैंगरहन को निकाल कर देखा जाए तो ये जो एक आइलेट ऑफ लैंगरहन होता है, इस एक आइलेट ऑफ लैंगरहन में मेनली दो तरह के सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहन में दो तरह के, अगर एक आइलेट ऑफ लैंगरहन को ध्यान से देखा जाए, माइक्रोस्कोप में देखा जाए, इसके टिश्यू की स्टडी की जाए, तो एक आइलेट ऑफ लैंगरहन में दो तरह के सेल्स जो हैं वो मौजूद रहते हैं। एक टाइप सेल्स की ऐसी है जिन्हें अल्फा सेल्स कहा जाता है और दूसरी टाइप ऐसी है जिन्हें बीटा सेल्स कहा जाता है। सो देयर आर मेनली two types of cells in islet of Langerhans, alpha cells and beta cells. अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, दो तरह के सेल्स जो हैं वो एक आइलेट ऑफ लैंगरहन के अंदर मौजूद होते हैं। अल्फा सेल्स जो हैं, इन अल्फा सेल्स में से जिस हार्मोन की सिक्रीशन होती है उसे ग्लूकेगॉन हार्मोन कहा जाता है। और इसी आइलेट ऑफ लैंगरहन के जो बीटा सेल्स हैं उनमें से जिस हार्मोन की सिक्रीशन होती है उसे इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन बड़ा कॉमन हार्मोन है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंसुलिन हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में कौन? आइलेट ऑफ लैंगरहन। आइलेट ऑफ लैंगरहन में कौन? बीटा सेल। So insulin is secreted from the beta cells of islets of Langerhans in pancreas. मेन दो ही सेल हैं, अल्फा और बीटा। इसके अलावा गामा और डेल्टा दो किस्म के और सेल्स जो हैं वो आइलेट ऑफ लैंगरहन के अंदर पाए जाते हैं, बट जो मेन सेल हैं, हार्मोन देने वाले सेल हैं, वो अल्फा और बीटा सेल ही हैं। अल्फा में से ग्लूकेगॉन हार्मोन और बीटा में से इंसुलिन हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो होती है। अब बात आती है कि अल्फा सेल से आने वाला ग्लूकेगॉन और बीटा सेल से आने वाला इंसुलिन, ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये क्या काम करते हैं, इनका क्या रोल है। हालांकि यहां हम आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाले हैं जो 10th के लिए तो नहीं बट 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है कि जो बीटा सेल्स होते हैं, इन्हीं बीटा सेल्स में से इंसुलिन हार्मोन के अलावा एक और केमिकल कंपाउंड जिसे एमाइलिन कहते हैं उसकी सिक्रीशन भी होती है। तो जब जब इंसान की बॉडी के पैनक्रियाज के आइलेट ऑफ लैंगरहन में बीटा सेल्स की कमी होगी, बीटा सेल खत्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं कई बार, तो उस इंसान की बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की सिक्रीशन भी कम हो जाएगी और एमाइलिन नाम का ये सबस्टांस जो है, केमिकल सबस्टांस जो है, ये भी निकलना कम हो जाएगा। एमाइलिन एक ऐसा केमिकल सबस्टांस है जो इंसान की बॉडी में जाना जाता है सैटिएशन के लिए। खाना खाने के बाद, फूड लेने के बाद जो सैटिएशन होती है, खाना खाने का जो एहसास होता है, पेट भरने का जो एहसास होता है, वो इस एमाइलिन हार्मोन की वजह से, इस एमाइलिन केमिकल सबस्टांस की वजह से होता है। और बीटा सेल्स में से एमाइलिन की सिक्रीशन
अगर कम होती है तो ऐसे इंसान को बार बार भूख लगती है, जिसे हम पॉलीफेगी भी कहते हैं। खाना खाने के बिल्कुल बाद उसे फिर से खाना खाने की इच्छा होती है। दैट इज व्हेन द एमाइलिन सेक्रेशन फ्रॉम द बीटा सेल्स इज रिड्यूस्ड। सो बीटा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, और साथ में इनका एडिशनल रोल है कि अमाइलिन प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एंड अमाइलिन बॉडी में सैटिएशन के लिए, खाना खाने के बाद जो पेट भरने का एहसास होता है, उसके लिए जरूरी होता है। अब इन दोनों हार्मोन्स की बात की जाए, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों हार्मोन्स की बात की जाए, तो देखो ये जो दोनों हार्मोन हैं पेंक्रियाज से आने वाले हार्मोन, ये दोनों हार्मोन मिलके इंसान के ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने का जो है वो काम करते हैं। हर इंसान के ब्लड में ग्लूकोज का एक फिक्स लेवल होता है, और आप सब जानते हैं कि 70 से लेकर 120 mg पर डीएल, पर डीएल मतलब डेसीलीटर, 70 टू 120 mg पर डीएल हम लोगों के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो रहना चाहिए। 70 से नीचे अगर ग्लूकोज लेवल आ जाता है तो ये खतरे की बात है। 120 से ऊपर चला जाता है तो भी ये प्रॉब्लम देता है। दैट इज द रीजन कि इंसान के ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो 70 टू 120 के बीच में कहीं रहना चाहिए। दैट इज नॉर्मल रेंज। अब खाते वक्त हम लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल कितना है। अगर हमारा ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी 120 है, अगर हमारे खाना खाने का टाइम हो गया, हम फिर भी खाना खाएंगे, तो क्योंकि हम लोग खाने को रेगुलेट करके ये ध्यान नहीं रख सकते कि हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल कितना है, इसीलिए ये जो पैंक्रियाज से आने वाले दोनों हार्मोन हैं, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, ये दोनों मिलके हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने की कोशिश जो है करते हैं। ग्लूकोज जब भी ब्लड में 120 से ऊपर जाने लगता है, 120 से ऊपर जाने लगता है, तो ग्लूकोज को बदल दिया जाता है ग्लाइकोजन में। और ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का जो काम है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का जो काम है, ये काम जिस हार्मोन के जिम्मे है उसका नाम इंसुलिन है, जो पैंक्रियाज के बीटा सेल से आता है। इंसुलिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। और ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का, इसे हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बनना, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लाइकोजन का बनना। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन जाना, इसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और इसको प्रमोट करने वाला हार्मोन ये इंसुलिन है। इसका मतलब इंसुलिन ब्लड के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा, जिससे ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम होगा और ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर हो जाती है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 120 से ऊपर जा रहा हो। लेकिन अगर मान लीजिए काफी देर खाना खाए हुए हो गई है, खाना खाए हुए काफी टाइम निकल गया है, और ब्लड का ग्लूकोज जो है वो धीरे धीरे बॉडी के सेल्स यूज कर चुके हैं और ब्लड में ग्लूकोज लेवल घटने लगा है, तो अगर घटते घटते वो ग्लूकोज लेवल 70 से नीचे आने की कोशिश करता है, उस कंडीशन में फिर वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। इस प्रोसेस को, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलना, इसको ग्लूकोजेनेसिस कहा जाता है। और ग्लूकोजेनेसिस के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो ग्लूकेगॉन है, जो कि पैंक्रियाज के अल्फा सेल से आता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल से आता है। तो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है ताकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल 120 से ऊपर न जाने पाए, और ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है ताकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल 70 से नीचे न आने पाए। तो ग्लूकेगॉन घटने नहीं देगा, इंसुलिन बढ़ने नहीं देगा,
ग्लूकेगॉन 70 से नीचे नहीं जाने देगा, इंसुलिन 120 से ऊपर नहीं जाने देगा। रिजल्ट ये होगा कि इन दोनों हार्मोन्स की वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो 70 और 120 के बीच में ही मेंटेन रहेगा। इस तरह से पैनक्रियाज से आने वाला इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करवाते हैं, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट इज व्हाई we say that the hormones from the pancreas are responsible for the regulation of blood glucose level. अब इसी ग्लैंड से जुड़ा हुआ एक बड़ा कॉमन सा डिसऑर्डर है जो आजकल बड़ा कॉमन है, दैट इज डायबिटीज। डायबिटीज पैनक्रियाज से जुड़ी हुई चीज है, उसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन वो जो है हम लोग अपने अगले लेक्चर में लेंगे, बिकॉज डायबिटीज को समझना है। हालांकि जुड़ा वो पैनक्रियाज से है, बट डायबिटीज की कुछ टाइप्स होती हैं और डायबिटीज को समझने के लिए हम अलग लेक्चर जो है आप लोगों को देंगे। अगला जो लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन द डिसऑर्डर ऑफ पैनक्रियाज कॉल्ड डायबिटीज।